जनरल आसिम मुनीर साहब को अरेस्ट कर दिया गया है, शहबाज शरीफ के घर के बाहर हमने हमला कर दिया है, इन चीज़ों पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये चीज़ें देखने के बाद भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हमारा मीडिया सबसे ज़्यादा ख़राब है? जब मैं बोलूं और आप कहें कि नहीं अब इसको मेन स्ट्रीम चैनल पे बैठने नहीं देना, इसको बुलाना छोड़ो, इसको बुलाना शुरू करो, इसको नौकरी से निकलवाओ, इसका शो आगे कराओ, ये खबर नहीं चलने देनी, इमरान खान की तस्वीर नहीं चलने देनी, इमरान खान का नाम नहीं लेने देना, उसको बानी PTI कहना है, अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं लेने देना, उसको बानी MQM कहना है। जिस तरह आजकल माहौल चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, उस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? हम गांधी के पैरोकार नहीं हैं। ये नहीं हो सकता कि मेरे मुंह पे कोई एक थप्पड़ मारे और मैं दूसरा गाल आगे कर दूँ। इदारे इस मुल्क में डिफेंस के लिए बने हैं और इस मुल्क की डिफेंस करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। अगर सरहद के पास रहेंगे तो हमें बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। लेकिन अगर वो PTA में भी आके बैठ जाएंगे और उसके बाद जी वो जो है नादरा में भी आके बैठ जाएंगे और उसके बाद वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पार्को में भी आके बैठ जाएंगे और हर जगह वो कहेंगे कि जी हम चलाएंगे और एम्बेसडर्स भी वो कहेंगे कि हमें लगाओ। लेकिन बैरिस्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि हमारी आर्मी चाहती है कि हर काम हम करें, तो सिर्फ वही तो नहीं चाहते, हमारी जुडिशरी भी तो यही चाहती है। उन्होंने सिविलियन के ट्रायल्स जो है वो आर्मी कोर्ट्स में करने के लिए इजाज़त दे दी है। नहीं, आप शायद उसको जुडिशरी मानते हो। मैं 26वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने के बाद मैं उसको जुडिशरी मानता ही नहीं, उस सिरे से। वो फैसले तो कुछ थे ही नहीं, वो तो शायद कोई नहीं थे। ये जो फैसला है ये ज़िंदगी भर याद रखा जाएगा और जिन लोगों ने, मैं बड़ा कैटेगोरिकल कह रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए, लेकिन ये आपको तारीख बताएगी कि जिन लोगों ने ये फैसला लिखा है, बियॉन्ड द ग्रेव ये कौम और इस मुल्क की तारीख उनको माफ़ नहीं करेगी। DGISI उससे 3-4 जो लेवल्स है नीचे होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, फिर फेडरल मिनिस्टर है, फिर स्टेट मिनिस्टर है, फिर फेडरल सेक्रेटरी है, फिर जॉइंट सेक्रेटरी है, फिर उसके बाद जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है, फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फिर उसके बाद वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फिर जाकर कोई DGISI की बारी आती है। सर, आपने अभी पीका की भी बात की। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी इसको लाने की कोशिश की गई। तब जब हम बेनिफिशरी होते हैं तब हम इस चीज़ को डिनाई नहीं करते और उसको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हिपोक्रेसी जो है वो बंदा आप क्या जस्टिस या आफरीदी साहब। अब मेरे एक पश्तून दोस्त है, उन्होंने मुझे एक बात की थी, काश मैं वो दोहरा सकता। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं शहबाज इब्राहिम और आप इस वक्त देख रहे हैं शहबाज इब्राहिम पॉडकास्ट। आज हमारी पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कानून के शोबे से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बैरिस्टर अली ताहिर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। माय प्लेजर। बिला ताखीर मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहले आपसे कमेंट लूँ कि जिस तरह आजकल माहौल चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, उस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी देखिए, अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की डिफेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है और मैं कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट हूँ कि इंडिया जो एग्रेशन दिखा रहा है वो उसमें कामयाब नहीं हो सकेगा। अलबत्ता मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जब इंडिया आया और उसने हमारे 26 शहरी शहीद कर दिए, तो किसी भी एक ऐसे मुल्क की तरह जिसके अंदर इंटेग्रिटी हो और डिग्निटी हो, हमें स्ट्राइक बैक करना चाहिए था। तो मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट आई और फिर डिप्टी वज़ीर आज़म की भी स्टेटमेंट आई, आई एम नॉट हैप्पी विद डैट। ये एस्केलेशन नहीं है। हम गांधी के पैरोकार नहीं हैं। ये नहीं हो सकता कि मेरे मुंह पे कोई एक थप्पड़ मारे और मैं दूसरा गाल आगे कर दूं। वो मेरे गालों के बाद कहीं और भी मुझे थप्पड़ मारेगा फिर। तो अगर हमने इसी तरह जो है वो डी एस्केलेशन करनी है तो मैं तो उससे एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में इंडिया ने जिस तरह से हमारे ऊपर हमला किया है उसका भरपूर जवाब हमें जो है इंडिया को वापस देना चाहिए। साथ साथ सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरह इंडियन मीडिया को हम देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लाहौर पोर्ट तक आ चुके हैं और साथ साथ लाहौर वाले ही कह रहे हैं कि हमने तो पोर्ट नहीं देखा ऐसा जहाँ पर इंडियन आर्मी पहुँच चुकी है, और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब को अरेस्ट कर दिया गया है, शहबाज शरीफ के घर के बाहर हमने हमला कर दिया है। इन चीज़ों पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये चीज़ें देखने के बाद भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हमारा मीडिया सबसे ज़्यादा ख़राब है, या फिर इन्होंने इस तरह की चीज़ें करके हमारी मीडिया की थोड़ी बहुत जो है वो अच्छाई दिखा दी है? देखिए, बात ये है कि इंडियन मीडिया को तो सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए
और बरा मुझे उनकी तरफ से कई दफ़ा कॉल्स भी आती हैं, मैं तो उनको आजकल ज्वाइन ही नहीं करता। उसकी वजह ये है कि उनके साथ बैठना, जब आप बेवकूफ़ लोगों में बैठेंगे, आपकी जो सोबत है वो बेवकूफ़ों की होगी, तो आप ख़ुद भी बेवकूफ़ बनकर ही बाहर निकलेंगे। तो लिहाजा मैं उसमें बैठता ही नहीं, और लिहाजा मैं तो इन लोगों पे कमेंट करना कुछ समझता ही नहीं हूँ। इनकी बातों का बंदा क्या जवाब दे? इंडिया में ख़ुद उनका अपना मजाक उड़ रहा है। मगर एट द सेम टाइम आप अगर ये देखिए कि हमने अपनी इंटरनल रिफ्लेक्शन भी करनी है। हाँ बिल्कुल, अर्नब गोस्वामी टाइप लोग वहाँ पे हैं, वो मेजर आरव गोरिया है, वो उस टाइप के लोग हैं, इस टाइप के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन एक सीरियस मीडिया भी वहाँ पे मौजूद है, कई दफ़ा गए भी हैं उनके चैनल्स में, वो बड़े तरीके से बात करते हैं और ठीक ठाक तनकीद अपनी हुकूमत पे भी कर देते हैं। हम जब उनके ऊपर तनकीद करते हैं वो हमारी तनकीद सुन भी लेते हैं। हमारे यहाँ भी सहाफ़ी बड़े बहादुर हैं, लेकिन आपने ये देखा कि जिस तरह काशिफ अब्बासी को ऑफ एयर किया गया, या जिस तरह हामिद मीर को ऑफ एयर किया गया था, या जिस तरह से आप लोगों को चैनलों से निकलवा देते हैं, समीना पाशा को आपने निकलवाया, या जो कुछ आपने इमरान रियाज खान के साथ किया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है उसके साथ सारा कुछ किसने किया। लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट पे भी नाम नहीं ले सकता, क्योंकि आई डोंट वांट कि ये पॉडकास्ट किसी ट्रबल में आ जाए या वैसी कंट्रोवर्सी में आए। तो ये एक जो कदगन हमारे ऊपर लगाई गई है, ये गैर आइनी भी है, ये गैर शरई भी है, और मेरे ख़्याल में मैं तो इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हम सबको ये बोलना पड़ेगा कि इदारों का सियासत में कोई काम नहीं है। इदारे इस मुल्क में डिफेंस के लिए बने हैं, और इस मुल्क की डिफेंस करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। अगर सरहद के पास रहेंगे तो हमें बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। लेकिन अगर वो PTA में भी आके बैठ जाएंगे, और उसके बाद जी वो जो है नादरा में भी आके बैठ जाएंगे, और उसके बाद वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पार्को में भी आके बैठ जाएंगे, और हर जगह वो कहेंगे कि जी हम चलाएंगे, और एम्बेसडर्स भी वो कहेंगे कि हमें लगाओ, कौंसल जनरल्स भी हमें लगाओ। अगर सारा कुछ फिर उन्होंने ही करना है, तो फिर हम तो इस चीज़ के ऊपर, हम ना उनको एक्सपर्ट समझते हैं उन चीज़ों का जिनके ऊपर वो काबिज होना चाहते हैं, और हम ये भी समझते हैं कि वो अपनी आईनी हदूद से भी निकल रहे हैं। तो मैं तो जाहिर है उसको कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। और जिस तरह मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ बोलूँ, मेरे ख्याल में सब लोगों को ये इजाज़त है कि वो सब लोग इस चीज़ के ऊपर बोलें। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ साहब का कोई काम नहीं है ना कैटल शो में, वो भैंसें देखने क्यों आ रहे हैं? उनका भैंसों से क्या काम है? ना उन्होंने भैंसों से दूध निकालना है, ना बेचना है। अगर वो फौजी फाउंडेशन ने करना भी है तो आर्मी चीफ ने तो नहीं करना। वो किस लिए वहाँ पे जा रहे हैं, और वो किस वजह से हमें आके लेक्चर देते हैं कि हार्ड स्टेट ये होता है तो सॉफ्ट स्टेट ये होता है, एंड इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि पाकिस्तान विल राइज और नॉट, बट हाउ क्विकली पाकिस्तान विल राइज। भाई हम आपसे इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होंगे, हम इंस्पायर नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप इन चीज़ों के एक्सपर्ट नहीं हैं। तो आप हमें ये थ्योरियाँ ना बताएं, आपका जो काम है आप वो करें, बहुत अच्छी बात है, हम बिल्कुल 100% आपके साथ खड़े हैं। और इसमें फिर एक आप एलिमेंट ये भी देखिए कि PR इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्चुअल फाइट एट टाइम्स, और ये दुनिया की हिस्ट्री से डॉक्यूमेंटेटेड है। और अगर आपकी PR जो है वो इतनी कमज़ोर होगी कि आपके पास एक ही बंदा होगा जिसने हर तरह की ब्रीफिंग देनी है, और फिर आपका फॉरेन मिनिस्टर कोई कैरियर डिप्लोमेट के बजाय एक समधी होगा, यानी उसका मेरिट ये होगा कि ये मेरा समधी है तो इसको लगा दो, और साथ ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने ताकि मेरा भी कुछ से इसके अंदर रहे। तो इस तरह तो फिर आप कैसे इसको पब्लिक रिलेशंस को दुनिया भर में आप कैसे चलाएंगे? और वो हमें नज़र भी आ रहा है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर क्या करते फिर रहे हैं, अताउल्लाह तारर क्या करता फिर रहा है। और इसहाक डार को अगर कोई भी बंदा ये कहे कि हम समझते हैं कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो संभाल सकता है, तो मैं उनसे कहूँगा कि उनका एक हार्ट टॉक का एक प्रोग्राम है जो BBC को उन्होंने दिया था, वो देख लें। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि वो 3 जुमले भी कोहेरेंटली नहीं बोल सकते, तो आपने उनको फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया। मेरे ख्याल में ज़ाहिर इन चीज़ों का नुकसान तो हो रहा है ना, और ये मेरा मुल्क है तो मैं इसके लिए फ़ील करता हूँ। जब मैं अपने मुल्क के लिए फ़ील करता हूँ तो मेरा ये काम है कि मैं बोलूँ, और जब मैं बोलूँ और आप कहें कि नहीं अब इसको मेन स्ट्रीम चैनल पर बैठने नहीं देना, इसको बुलाना छोड़ो, इसको बुलाना शुरू करो, इसको नौकरी से निकलवाओ, इसका शो आगे कराओ, ये खबर नहीं चलने देनी, इमरान खान की तस्वीर नहीं चलने देनी, इमरान खान का नाम नहीं लेने देना, उसको बानी PTI कहना है, अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं लेने देना, उसको बानी MQM कहना है। तो इतना डर और खौफ आप में क्यों है? आखिर ये नहीं होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर कोई मीडिया की आज़ादी आइडियल है। हाँ, आपकी इस बात तक मैं एग्री कर जाता हूँ कि जो कार्टून्स उस तरफ हैं शायद वो कार्टून्स हमारे मीडिया में नहीं हैं, लेकिन जो संजीदा लोग हैं उनके साथ भी जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है वो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए।
लेकिन बैरिस्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि हमारी आर्मी चाहती है कि हर काम हम करें, तो सिर्फ वही तो नहीं चाहते, हमारी जुडिशरी भी तो यही चाहती है। उन्होंने सिविलियन के ट्रायल्स जो है वो आर्मी कोर्ट्स में करने के लिए इजाज़त दे दी है। नहीं, आप शायद उसको जुडिशरी मानते हो। अब मैं 26वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने के बाद मैं उसको जुडिशरी मानता ही नहीं हूँ सिरे से। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जुडिशरी का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो एक इंडिपेंडेंट सतून होता है। यानी अगर उसकी इंडिपेंडेंस नहीं है तो वो जुडिशरी नहीं हुई ना, वो तो हुकूमत का एक डिपार्टमेंट हो गया। फैसले तो हुकूमत के डिपार्टमेंट भी बहुत सारे करता है। 10,000 ओम्बड्समैन बैठे हैं, वो फैसले कर रहे हैं। नादरा फैसला करता है CNIC देना है नहीं देना, उन्होंने कानून के मुताबिक ही करना है ना भाई। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस वाला ये फैसला करता है कि आपको लाइसेंस देना है या नहीं, लेकिन आप उसे जुडिशरी नहीं कहते। उसकी वजह यह है कि वो हुकूमत का एक हिस्सा होता है। जुडिशरी हुकूमत से अलग एक हिस्सा होता है, जो है अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव को, जिसने हुकूमत को अकाउंटेबल करना होता है। तो इस सूरत में अगर आप देखिए तो आज की खबर देखें कि जस्टिस आयशा मलिक ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को कि मेरा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब का फैसला अपलोड नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। तो जिनका कंट्रोल यहाँ तक है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड नहीं होने दे रहे, और एक चौथे नंबर के जज को उन्होंने उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बना दिया है और एक सुपर चीफ जस्टिस बना दिया है। सिंध में आपने देखा है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए हैं। अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नंबर 3 है उनमें एक बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं जस्टिस आगा फैसल साहब। आपको पता है वो सुबह 9 बजे फारिग हो जाते हैं, यानी वो 8:35 पे बैठते हैं और 9 बजे वो अपना बोर्ड ख़त्म कर और वो चले जाते हैं। और हर वकील को उनसे यही शिकायत है कि वो ना केस सुनते हैं ना मेरिट सुनते हैं, नॉन प्रोसिक्यूशन पे लोगों को डिसमिस करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, फाइल फेंक देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। अब लेकिन वो उसमें बड़े खुश हैं, और वो इस वजह से खुश हैं कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठे हैं और ये उनके लिए इज़्ज़त की बात है। हालांकि ही इज़ फ्रॉम अ जूनियर कैडर ऑफ द जजेस, बट वो बैठे हैं। इसी तरह से आपने देख कर जहाँ जहाँ आपको जो लोग चाहिए थे वो आपने लागे बना दी हैं। और दुनिया की कोई अदालत, मैं आपसे कह रहा हूँ, दुनिया की कोई अदालत मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियंस को ट्राई करने की इजाज़त नहीं दे सकती। ना ये इजाज़त इंडिया में है, ना अमेरिका में है, ना बरतानिया में है, ना किसी और मुल्क में है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है, उसमें हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लगाती है और वो जजेस फिर बैठ के कहते हैं जी आप सिविलियंस को ट्राई करना चाहते हैं तो आप करिए। और अब वो सिविलियंस ट्राई होंगे। मैं समझता हूँ ये जो फैसला है ना शहबाज साहब, ये आपने 200 केस का सुना होगा, अच्छे लफ्ज़ों में तो नहीं सुना होगा। तमीज़ुद्दीन खान केस का सुना होगा, अच्छे लफ्ज़ों में तो नहीं, वो तो कुछ थे ही नहीं, वो फैसले तो कुछ थे ही नहीं, वो तो शायद कोई नहीं थे। ये जो फैसला है ये ज़िंदगी भर याद रखा जाएगा। और जिन लोगों ने, मैं बड़ा कैटेगोरिकल कह रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए, लेकिन ये आपको तारीख बताएगी कि जिन लोगों ने ये फैसला लिखा है, बियॉन्ड द ग्रेव ये कौम और इस मुल्क की तारीख उनको माफ़ नहीं करेगी। आपने एक इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट दे दी है लोगों के राइट्स के अंदर कि अब आप बताइए, कल को अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को उठाकर एक मेजर हथकड़ी लगा के ले जाए और कहे मैंने तुम्हारा मिलिट्री ट्रायल करना है, कैसे रोकेंगे? ये तो कल कोई नहीं जजेस का मिलिट्री ट्रायल होगा। और देखिए ना, हम तारीख से सीखते नहीं हैं। आपको पता है ना अनवारुल हक कौन था और मौलवी मुश्ताक कौन था? भुट्टो साहब को कत्ल करने वाले जजेस थे ना। तो मौलवी मुश्ताक ने कुछ भरके मार दी थी एक केस में, ज़ियाउल हक को पसंद नहीं आई। उसने कहा भाई नया PCO लाओ, इसको नहीं देना। तो अनवारुल हक वहाँ गया, उसने जाके कहा सर आप देखें, वो आपके लिए उसने भुट्टो को फांसी दी है, आप कह रहे हैं कि उसको ओथ नहीं देना, बराए मेहरबानी इसको रिकन्सिडर करें। तो उसने कहा नहीं जी मैं अपना फैसला कर चुका हूँ, वो ज़्यादा अगर वो अपने आप को बड़ी चीज़ समझता है मैं उसको नहीं दे रहा। तो अनवारुल हक ने आगे से ये कहा, शायद इस उम्मीद के साथ कि मैं तो इतनी सर्विस दी है और मैं तो लिटरली वेरी सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन मैं तो जर्मन शेफर्ड बना रहा हूँ ज़ियाउल हक का, तो ये कुछ ना कुछ तो मेरा ख्याल करेंगे। तो उसने कहा देखें अगर आप उसको ओथ नहीं देंगे तो मैं भी ओथ नहीं लूँगा। तो उसने कहा ठीक है अनवारुल हक साहब आप ओथ ना लीजिए। और अनवारुल हक ने फिर बड़ी मिन्नतें की कि सर मुझे ओथ लेने दें। ओथ लेने के लिए पहुँच भी गए, ओथ नहीं मिला। ज़ियाउल हक ने ओथ नहीं दिया। ये वो 2 जजेस थे जो इंस्ट्रूमेंटल थे भुट्टो को कत्ल करने में। तो जिन जजेस ने आज ये मिलिट्री ट्रायल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और लीगल करार दिया, इनको क्यों लगता है भाई
कि कल को ये कोई फैसला देंगे तो मिलिट्री वाले कहेंगे जी ओके, हम आप तो अच्छे लोग हैं, आपने तो हमें पीटीआई वालों की जो है वो बजाने की इजाज़त दी थी, तो हम तो आप जो फैसला कहेंगे हम मानेंगे। भाई यही रस्सा कल को आपके गले में आएगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि पाकिस्तान की जो वकला हैं वो इतने कम ज़र्फ़ नहीं हैं कि वो पर्सनैलिटीज़ देख के करें। जब ये फंदा आपके गले में आएगा तो हम आपके साथ भी करे होंगे कि ये जुडिशरी के गले में जो फंदा डाल दिया है और उसको जुडिशरी का कत्ल कर रहे हो, उसको रोको। बिल्कुल ऐसा ही है सर। जिस तरह आपने कहा कि इसहाक डार साहब को देखकर लगता नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और जगहसाई भी होती है, तो साथ साथ एक और सवाल इसमें भी बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब इमरान खान साहब अंदर हैं, बाहर किस पर लोग रिलाय करें, यानी किस पर एतबार करें। अगर उनकी बहनें अंदर जाती हैं वो बयान कुछ अलग होता है, अगर बैरिस्टर गौहर साहब बाहर आते हैं तो उनका बयान कुछ अलग होता है। अली अमीन गंडापुर साहब जब बात करते हैं 6 ज़िले पार करने की, तो तब भी अवाम को एतबार करने में बहुत मुश्किल होती है। और इसी तरह जब नवंबर में बहुत बड़ा काफ़िला आया इस्लामाबाद की तरफ, उसको भी वापस लेकर चले जाते हैं, या फिर जब अवाम पर बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है, सारी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन वहाँ से भी अली अमीन गंडापुर साहब चले जाते हैं। तो बहुत बड़ा एक यानी कि लीडरशिप मिसिंग नज़र आती है कि किस बंदे पर रिलाय किया जाए, कि कौन है जो अब पीटीआई को आगे लेकर चलेगा, या फिर अवाम किस पर एतबार करे। देखिए, ये एक बचपन में आपने चाइनीज़ विस्पर्स वाली गेम खेली होगी, तो ये चाइनीज़ विस्पर्स तो रहते हैं। मैं अगर अभी आपको बताऊं कि बाहर जो प्रोड्यूसर साहब बैठे हैं, आप उनको जाकर ये मेरा मैसेज दे दें तो उनको मैसेज कोई और पहुंचेगा, और जब प्रोड्यूसर साहब वापस आके मुझे मैसेज देंगे तो मुझे कोई और पहुंचेगा। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आपने ये आइसोलेशन शुरू की हुई है। और आप देखिए कि आपकी स्टबबॉर्ननेस इतनी है कि इंडिया के साथ जंग चल रही है, इस वक्त मुल्क को यूनिटी की ज़रूरत है और यूनिफाई होने की ज़रूरत है। तो आपने एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को अंदर जाकर और इमरान खान से आज नहीं मिलने दिया, हालांकि वो केपीके का चीफ मिनिस्टर है। और इस स्टेज पे शायद ये बड़ी ज़रूरत थी कि आप जो है वो यूनिफिकेशन कौम की दिखाते, लेकिन आपने वही वक्त डिसाइड किया कि भाई मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर डिसीजन भी इस वीक में दो, माहौल बड़ा अच्छा है, लोग मान जाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं। फिर आपने वो एक व्हील वगैरह अलाउद्दीन, उसके आपने भाई उठा लिए। यही काम आप पहले जो है वो जो हैं फैक्ट फोकस वाले अहमद नूरानी साहब, उनके साथ कर चुके हैं। ये जवाब नहीं दिया कि किस तरह से मेरे फैमिली मेम्बर्स को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया। यही गुस्सा था ना भाई कि जब वो कोई हुकूमती ओहदेदार ही नहीं है तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैसे मिल गया, इसका जवाब दे लेते या चुप कर जाते शर्मिंदगी से। फिर अगर दिया था, ऐसा काम किया था 2 नंबर, तो शर्मिंदगी से चुप नहीं, उसके भाई उठा लिए। इस वक्त भी आप देख लीजिए तो मिलने नहीं दिया खान साहब से। इस वक्त भी लोगों के घरों में रेड हो रहे हैं, इस वक्त भी लोगों को पकड़ धकड़ जारी है। तो इस वक्त भी नज़र तो ये आ रहा है कि बजाय इसके कि एक इतना बड़ा दुश्मन आपके साथ खड़ा है उस पर फोकस करें। आपका अभी भी जो वो है वो सारा इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर आपका ध्यान है, और आप ये मैनेज कर रहे हैं कि मीडिया पे क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और ये कौन सा मुल्क होता है? वो ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत कॉम्पिटेंट जनरल होंगे, बट कौन से मुल्क में होता है कि भाई आप एक सिविल इंटेलिजेंस के चीफ भी होते हैं। वो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इज ए सिविल एजेंसी, बिकॉज वो तीनों आर्म्ड फोर्सेस को जो है रिप्रेजेंट करती है और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। ये तो हमारे मुल्क में है ना कि आर्मी के अलावा ISI का कोई चीफ और बन नहीं सकता। असूली तौर पर तो नेवी से भी आना चाहिए, एयरफोर्स से भी आना चाहिए। ये तो एक कंट्रोल है ना जो उन्होंने बाकी ब्रांचेस के ऊपर भी ले लिया है। उन्हीं को आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी लगाया हुआ है। तो कौन से मुल्क में दुनिया के होता है? मुझे कोई मिसाल बताइए, कोंगो शोंगो या सोमालिया की मिसाल ना दीजिएगा प्लीज़। कोई मिसाल बताइए जहाँ वही बंदा DG ISI भी हो और वही बंदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हो, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो स्टेटस होता है वो फेडरल मिनिस्टर के बराबर होता है। हालांकि DG ISI उससे 3-4 जो लेवल्स है नीचे होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, फिर फेडरल मिनिस्टर है, फिर स्टेट मिनिस्टर है, फिर फेडरल सेक्रेटरी है, फिर जॉइंट सेक्रेटरी है, फिर उसके बाद जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है, फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फिर उसके बाद वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फिर जाकर कहीं DG ISI की बारी आती है। तो आपने कहा नहीं यार, ये है जगह तो बड़ी पावरफुल है, लेकिन स्टेटस वेटस झंडा वंडा नहीं मिलेगा तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी। तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड्स हमारे हैं, ये आखिर हमारे कब ख़त्म होंगे? ये सवालात तो हैं ना जो हमने उठाने। और मैं तो बीच में एक बंदे ने मुझे कहा, मुझे बात बड़े मज़े की लगी, उसने कहा कि भाई आप
छोटा सा अगर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करता है तो एक काम करे कि मोदी और अमित शाह के हाथ में जाके पीटीआई का झंडा पकड़ा दे, ताकि सब ध्यान उस तरफ जाए तो सही ना कि यार असल दुश्मन तो ये हैं, इनको भी हमने रोनना है, असल काम तो ये है, ये जो हमें जो पाकिस्तानी कौम अपना पेट काट कर जो तनख्वाहें दे रही है वो दे तो इस चीज़ की रही है। रोडें हमारे पास नहीं है, वो सीवरेज खुले हुए हैं, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, गरीब आदमी बेचारा फटे हुए लेट के ट्रेनों पर लेट के सो रहा है। आपके पास जदीद तरीन डिफेंस इक्विपमेंट है, मर्सिडीज गाड़ियाँ हैं, लैंड क्रूजर्स हैं, प्राडोज हैं, भाई इस वजह से दे रहे हैं आपको कि आप वो उस तरफ रुख करें। आपका रुख है ही इंटरनल, मतलब इधर से हट ही नहीं रहा। तो ये सवाल तो एक है, और मेरे ख्याल में इस वक्त जब आपको नेशनल यूनिटी की बड़ी ज़रूरत थी, बेटर सेंस शुड हैव प्रिवेल्ड। आप ये नहीं हो सकता शहबाज कि आप मुझे कहें फॉर एग्जांपल कि आप दिल से मेरे बड़े साथ हैं, लेकिन हर 2 मिनट बाद आके मुझे एक थप्पड़ मार दें, तो पांचवें थप्पड़ के बाद मैं भी कहूँगा कि यार भाई ज़रा थोड़ी अकल करो, थोड़ी सी जो है देखो कि तुम कितने मुनाफिक हो, तुम्हारे रवैये में और तुम्हारी बातों में क्या फ़र्क है। तो वही हुकूमत जो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहती है कि कुछ टाइम के लिए डिफरेंसेस सेट असाइड कर दें और आपस में बैठकर बात कर लें और हम आज इकट्ठे हैं, वही हुकूमत फिर ये सारे काम भी करवा रही है। तो ये आपको पता है कि आरिफ अलवी साहब के ऊपर ब्लास्फेमी का केस डाला है, यानी ये किसी कोई हुकूमत करती है इस टाइप का काम कि FIA ने ब्लास्फेमी का केस डाला है। कितनी ख़तरनाक चीज़ है ये, हम नहीं समझते इस माशरे में ये चीज़ कितनी ख़तरनाक है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, बट इस लेवल तक वो जा रहे हैं। और उसके बाद पूरी फैमिली के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए कि 1-1 रुपए को ये लोग जो है वो कोई खुदा न खास्ता मुताज हो जाए। रिस्क तो ज़ाहिर अल्लाह ताला के हाथ में, तो अभी भी सारी जो टेंशन है वो इंटरनल लुकिंग है, वो जो असल एनिमी है उसकी तरफ नहीं है। और इस सब में मेरे ख्याल में तो पहला काम हुकूमत को ये करना चाहिए था कि अगर वो चाहते थे कि PTI आए और वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आके ब्रीफिंग भी ले, हालांकि द DGISPR इज नोबडी to give a briefing to the parliament. Who is he? The parliament should call him and question him कि you are the DGISPR, हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप कौन होते हैं हमें ब्रीफिंग देने वाले। आर्मी चीफ साहब भी गए थे, उन्होंने आपको पता है वो 45 मिनट खिताब भी वहाँ पे किया था, एंड में मशवरे भी दिए थे पार्लियामेंटेरियंस को, दुआ भी पढ़ाई थी। भाई पार्लियामेंटेरियंस उनसे पूछें भाई आप कौन है हमें दुआ पढ़ाने वाले, वो तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी दुआ पढ़नी है और किस तरफ को जाना है और आपकी पॉलिसी क्या होनी है। बट ये सारा कुछ इस मुल्क में चल रहा है। तो अगर ये हुकूमत वाकई सीरियस होती, सबसे पहले तो खान साहब को जो है पेरोल पे बाहर लेके आती, बिठाती ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे, कहती अभी हम सारे इकट्ठे हैं, अभी इंडिया से लड़ते हैं, बाकी बाद में बैठेंगे और हम फिर आपस में, फिर जेलें शेलें क्या है, आ जाती हैं चली जाती हैं। ये कोई वो नवाज शरीफ तो है नहीं कि उसने कहीं लंदन भाग जाना है फ़ौरन, तो दोबारा इस जगह पे आ जाते हैं। बट अब ये इतनी मुनाफिकाना आपका रवैया हो तो ये सारा तो होगा। बट थोड़ा सा ज़रा लंबा हो गया। कमिंग बैक टू व्हाट योर क्वेश्चन वाज, कि जाहिर है मैं इसके अलावा आपको और कोई जवाब दे नहीं सकता कि जब कोई बंदा प्रिजन में होता है तो जाहिर है कि वो एक कम्युनिकेशन जो बराह रास्त कौम के साथ है वो तो मिसिंग है, और उसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, क्योंकि खान का जो कनेक्शन पाकिस्तान के लोगों के साथ है वो किसी इंटरमीडिएटरी के ज़रिए तो नहीं हो सकता ना, वो तो एक पर्सनल कनेक्शन इस कौम के साथ उनका है। तो वो जाहिर है एक मसला तो वहाँ पे रहना है। लेकिन बहुत सी मूवमेंट्स हैं दुनिया में जो कि लीडर जेल के अंदर था और वो चली हैं, और नज़र यही आता है कि कहीं PTI भी आपको ख़त्म होती हुई तो नहीं नज़र आई, बल्कि वो अगर कल को 80% पॉपुलर थे तो आज 90% है, और नज़र ये आ रहा है कि कल को शायद वो 100% पे भी पहुंच जाएं, जिस तरह की ये हरकतें करते फिर रहे हैं हमारे हुक्मरान। तो मूवमेंट तो अलाइव है। नेल्सन मंडेला की मिसाल आपके सामने है, उसकी मूवमेंट कोई ख़त्म तो नहीं हो गई थी, तो मूवमेंट आपके सामने है, वो चलेगी। और मेरे ख्याल में तो और कोई रास्ता है नहीं कि खान साहब ने जो है वो एक दिन जो है वो बाहर आना है, वो दिन बड़ा जल्द है। और ये जो निज़ाम हाइब्रिड आप लेके चलना चाहते हैं ये तो आप लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि ये कहना पाकिस्तान में कि देखो मैंने कानून पार्लियामेंट से पास करवा लिया और अब मेरी 10 साल की नौकरी पक्की है और मैं 10 साल आर्मी चीफ रहूँगा, ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान में सिचुएशन यूँ से यूँ और यूँ से यूँ हो जाती है, तो ये किसी भी वक्त चेंज हो जाती है। और मुझे नहीं लगता कि वो 10 साल अपने पूरे करेंगे जो उनके माइंड में है। बिल्कुल। आज सर क्योंकि 9 मई भी है और आज जिस वक्त हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब तक ये पॉडकास्ट लगेगी तो शायद कोई और तारीख होगी, तो 9 मई के जो केसेस हैं उनके हवाले से क्या पेशरफ्त है, और खान साहब के पेरोल पर आज़ादी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है पिटिशन या केस, जो उस हवाले से भी आप क्या देखिए, इन सो फार एज दी
कन्विक्शंस आर कंसर्न, मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा कोई कन्विक्शन हुई है आप मुझे बताएं? मई 9th में एक कन्विक्शन नहीं हुई। वो केसेस ही कुछ नहीं है ना, क्या केसेस हैं? कुछ केसेस नहीं है, कोई कन्विक्शन ही नहीं है। वो तो आपने एक डार्केस्ट डे ऑफ हिस्ट्री बना दिया है भाई। आपका आधा मुल्क अलग हो चुका है, आपको पता है, वो ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन चुका है, इसको डार्क डे कहते हैं। कारगिल में जो जंग हसाई हुई, इसको डार्क डे कहते हैं। APS के बच्चों को जिस तरह शहीद किया गया, इसको डार्क डे कहते हैं। ये जो अभी ट्रेन जाफर एक्सप्रेस, इसको हाईजैक किया गया, इसको डार्क डे कहते हैं। जो बन्नू कैंट के ऊपर हमला हुआ, इसको डार्क डे कहते हैं। आपने ये क्या डार्क डे बनाया हुआ है 9 मई? क्या हो गया 9 मई को भैया? एक बिल्डिंग है को नुकसान हो गया है, तो आपकी जो बिल्डिंग है वो भी इतनी बड़ी है कि आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही उठा के डस्टबिन के डब्बे में आपने फेंक दिया है ना। आपने इलेक्शन टाइम पे कराए, जब कराए इलेक्शन भी चोरी करा लिया, आप पीका एक्ट भी ले आए, आपने लोगों को उठाया भी, डाले भी भेजे, बदमाशी भी की, लोगों के फॉर्म भी छीने, हर तरह का काम आपने कर दिया सिर्फ इस वजह से कि बिल्डिंग को नुकसान हो गया है। ये कहीं सेंस बनती ही नहीं है। और इसी वजह से कोई जहां पर भी कोई फेयर ट्रायल हुआ है, कोई ये कन्विक्शन नहीं है। हाँ, ये जो अब आपने खुद ही करने हैं कि भाई वो एक मेजर साहब बैठे हैं जिनको कानून का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक कर्नल साहब बैठे हैं जिनको कानून का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनसे अगर हम सिर्फ ये पूछ लें कि भाई एवी डाइसी की थ्योरी क्या है रूल ऑफ लॉ पे या सेपरेशन ऑफ पावर्स पे, तो मैं आपको 100% मैं यानी आपके मैं अपना घर बाहर लगा देता हूँ मैं कि जी वो जवाब आपको नहीं दे सकेंगे। वो कैसे फैसला करेंगे? वो नहीं फैसला कर सकते। तो इसलिए उनको लिखा हुआ मिलता है कि कन्विक्ट करो, तो वो कन्विक्ट करके किसी को 10 साल, किसी को 14 साल, किसी को 3 साल। कोई फैसला अभी तक आपने मिलिट्री ट्रायल का देखा है? कोई? मैंने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा भाई। जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है कर लें, उस सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला नहीं देखा। और ये मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करूँ, शहबाज में मिस हो गया, ये जो एक आपने वो बड़ा जो है वो तकल्लुफ़ किया ना आपने कि वो जी अपील का राइट दे दें कि इस वजह से हम बच जाएंगे, कि देखो हमने तो कहा कि अपील का राइट दें जी हाई कोर्ट को। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस में भी फेडरल कोर्ट ने कहा था कि भाई इलेक्शन करवा दें अगले जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर। तो वो फिर क्या उधर क्या हुआ था और इधर क्या होगा हमें सब पता है। तो ये आप अपनी रेपुटेशन को इन छोटी मोटी चीज़ें करने से आप बचा नहीं सकते। आपकी रेपुटेशन जो है वो टैंक हो गई है। और ये जितने भी किरदार हैं ये सारे, एंड मैं एक ऐसी पोजीशन में ये बैठ के कह रहा हूँ जब मैं वकील हूँ, मुझे पता है कि मेरे केसेस उधर सामने लगने भी हैं, लेकिन आप ये देखिए, ये सोचिए कि अगर मैं इस चीज़ का यानी विक्टिम हो सकता हूँ और फिर भी मैं ये बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन इन माई माइंड कि कुछ लोगों ने चीफ बनने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बनने के लिए या अपनी नौकरियां बचाने के लिए या एक्सटेंशन लेने के लिए इस मुल्क के साथ एक ऐसी ज़्यादती की है और एक ऐसा फैसला दिया है जो कि ड्रेड एंड स्कॉट बन के जो है वो आगे आएगा। उनका भी बड़ा US का एक बड़ा ज़बरदस्त चीफ जस्टिस था रॉबर्ट्स, उसने जो है बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़ैसले दिए, बेहतरीन फ़ैसले दिए। उसने बस एक ड्रेड एंड स्कॉट का फ़ैसला दिया था जिसमें उसने कहा था कि इक्वल बट सेग्रीगेटेड, जिसमें उसने कहा था कि हाँ वाइट और ब्लैक्स जो हैं वो हैं तो इक्वल, लेकिन सेग्रीगेशन बड़ी ज़रूरी है। सेग्रीगेट करके इक्वल कर लें, स्कूल एक जैसे हों, बसेज एक जैसी हों, लेकिन अलग अलग हों। तो आज तक वो उस फैसले के ऊपर गालियाँ खाता है। और ये देखिएगा जिन्होंने ये फैसला दिया उनके साथ तारीख क्या करती है आप देखिएगा। हमने तो ये देखना है अभी आगे 15-20 साल बाद इनके साथ होता क्या है वो हम देखेंगे। सर आपने अभी पीका की भी बात की, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी इसको लाने की कोशिश की गई, तब जब हम बेनिफिशरी होते हैं तब हम इस चीज़ को डिनाई नहीं करते और उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तब सपोर्ट करता है, तब यानी कि सहाफ़ियों को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए। तो इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि जब हम बेनिफिशरी हैं तब क्यों हम अपोज नहीं करते ऐसी चीज़ों को? देखिए ये एक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हिपोक्रेसी जो है वो बंदा आप क्या कहें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी हद तक ये जवाब ज़रूर दे सकता हूँ कि मेरा दामन इस वजह से साफ़ है कि उस वक्त जब पीका आए थे उस वक्त भी आप मेरी पोजीशन देख लीजिए, बल्कि PTI वाले दोस्त हमें कहते थे कि आप पीपल्स पार्टी के हैं, वो आपको पैसे देते हैं इस वजह से आप बोलते हैं। इस वक्त हमारी क्या पोजीशन है वो भी आपके सामने है। तो हम तो एज अ कौम हमें को अपने आइन अपने कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये शहबाज शरीफ जो कल को पीका एक्ट को ड्रैकोनियन कहता था, उसने एक 10,000 गुना वर्स एक्ट वो लेके आया है
और उसने नाफिजुल अमल किया है, जिसके तहत FIRs भी हो रही हैं, लोग उठाए भी जा रहे हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है शहबाज? एक लॉ में कॉन्सेप्ट है चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल हो, उसको भी इस वजह से आप करते हुए घबराएं कि यार वो मैं कोर्ट से छूट तो जाऊंगा, लेकिन जो मेरे ऊपर FIR होगी, मैं थाने में रात गुजारूंगा, फैंटी खाऊंगा, कोर्टों में जाऊंगा, वकील करूंगा, एंड में वो कोर्ट कह देगी कि हाँ भाई आपने जो किया उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं इस सब से बचने के लिए कहूँगा यार दफ़ा करो, मैं ये बात ही नहीं करता। और हर बंदे में ये बात सहने की हिम्मत भी नहीं होती। इसको कहते हैं कानून में चिलिंग इफेक्ट। तो कहते हैं हर वो कानून जिसका चिलिंग इफेक्ट होगा वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो इस पीका का बिल्कुल एक चिलिंग इफेक्ट है, जिसके अंदर के आप वो कहते हैं जी कि आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई? आप कोई दूध के धुले हुए हैं क्या हैं? आप कोई खुदा ना खास्ता जो है वो आपके पास कोई डिवाइन कोई शील्ड है जिसकी वजह से हम आपके ऊपर बात नहीं कर सकते? हम बिल्कुल आपके ऊपर बात कर सकते हैं, हम करते थे, करते हैं और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। और आपके पीका शिका से खैर बाकी लोग डरते होंगे, वकीलों को तो डर नहीं लगता। तो वकील तो आप आज भी देखें, वो जब बाबरलू पे बैठे थे तो फिर बैठे थे। आमिर साहब के साथ भी आपने पॉडकास्ट किया है, रहमान के साथ भी आपने किया। अब देखें कि वो जो बहादुरी है वकीलों में वो तो शायद आपको किसी और सेक्टर में नहीं मिलेगी। तो हम तो बात करेंगे भाई, हम तो कहेंगे कि ये जो सियासत में इंटरफेरेंस करते हो इससे बाहर निकलो, आपको हम सरहद पे भेज के रहेंगे, आपका जो काम है वो करें, हमारी डिफेंस, हम आपको इस चीज़ के पैसे देते हैं, इस चीज़ की तनख्वाह देते हैं। ये कोई आपको तनख्वाहें अमेरिका से या चाइना से नहीं आते हैं। ये जो बच्चे का दूध लेता है ना एक बेचारा जिसकी 15,000 रुपये सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह है, वो भी बच्चे का दूध लेता है, वो भी 30 रुपये आपको टैक्स के उसके ऊपर दे रहा होता है। यहाँ से आपकी मर्सिडीज़ें आती हैं, लैंड क्रूजरें आती हैं, यहाँ से आपके कोर हेडक्वार्टर्स के खर्चे चलते हैं, यहाँ से आपके स्विमिंग पूल चलते हैं, यहाँ से आपके गोल्फ कॉम्पिटिशन्स चलते हैं, जो पूरा पूरा दिन आप गोल्फ खेलते हैं, तैयारों में सैर करते हैं, ये सारी चीज़ें इन पैसों से आती हैं। तो हम आपसे ये तो कहेंगे कि भाई सियासत से निकलो, ये आपका काम नहीं है, ये हमें करने दो, ये हमारा काम है। सर, जिस तरह आपने अभी बबरलो के धरने की बात की, तो पूछना ये चाहूँगा, जिस तरह KPK की सूरत हाल इस वक्त ख़राब है, यानी कि लोगों में गुस्सा पाया जाता है, ठीक उसी तरह बलूचिस्तान में देखें तब भी वही सूरत हाल है। तो ऐसे फैसले क्यों लिए जाते हैं? फिर 6 केनाल का फैसला लिया गया जिसमें सिंध की आवाम को बहुत ज़्यादा तशवीश थी। देखिए, वो जो फैसले लेने वाले हैं वो तो ये समझते हैं ना कि भाई हम फैसला ले लेंगे, इनकी क्या औकात है कि ये हमें कुछ डिक्टेट करें। और बलूचिस्तान वालों की तो आप बेचारों की बात छोड़ ही दें, उनकी पॉपुलेशन बेचारों की इतनी छोटी सी है, वो 55% ऑफ दी कंट्री द साइज, बट द पॉपुलेशन इज़ 5%। तो वो इतनी स्पार्स है, इतनी डाइवेस्टेड है कि वहाँ की तो खबरें ही हमारे तक नहीं पहुँचती हैं। आपको पता है कि जैकबाबाद से अंग्रेज़ों के टाइम पे एक ट्रेन चलती थी जो डेरा बुगटी तक जाती थी, पानी लेके जाती थी। पिछले कई सालों से नहीं, कई दिहाइयों से वो ट्रेन सर्विस भी बंद है। तो वो अंग्रेज़ बलूचिस्तान के बारे में आपसे ज़्यादा सोचता था, आप इतना उसके बारे में नहीं सोचते। आपका बलूचिस्तान में सारा इंटरेस्ट गवादर के अंदर है। गवादर के अंदर इसलिए क्योंकि चीन आपको पैसे देगा कि भाई यहाँ से हमारे गुड्स आने दो। बाकी तो आपने उसको एक फीवडम बनाया हुआ है, वहाँ स्मगलिंग से किन लोगों ने क्या क्या पैसे कमाए हैं। और मैं देखें, आई विल नॉट स्टॉप जस्ट फॉर द रीज़न कि वो कोई बात तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ जाती है। वो जो छोटे बाजवा साहब थे जिनको आपने सीपेक अथॉरिटी का बनाया था सरबरा, उन्होंने कैसे पप्पा जोन्स की ब्रांचें खोलनी भाई पूरे कनाडा में, पूरे US में। और उनके जो बेटे हैं उनकी 17-18 प्रॉपर्टी है। 17-18 प्रॉपर्टीज़ अमेरिका के अंदर। तुम एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, तुम्हारी तनख्वाह क्या थी, तुम्हारे कमर्शियल प्लॉट्स काउंट कर कर भी हम अगर हिसाब निकालें तो तुमने ये कैसे निकाल लिए? अब आप देखिए ना, जो एक नॉन कंट्रोवर्शियल चीफ आपका रहा है, नॉन कंट्रोवर्शियल, जिसको ये कौम पसंद करती है, वो जनरल राहील शरीफ रहा है। आपको पता है कि रिटायरमेंट पे कितनी लैंड मिली है? कोई आइडिया शहबाज? एनी आइडिया? चलो कोई आइडिया मुझे दो कि सिर्फ ये कमर्शियल प्लॉट्स के अलावा जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिले जो बेच दिए, उनके अलावा ये आपको पता है कारसाज के करीब नेशनल स्टेडियम के साथ AFOHS है, 60-60 करोड़ का यहाँ पे पेट्रोल जो है वो प्लॉट बिकता है। अब आप देखें ना कि आप कोई दुनिया में मुझे ऐसी सर्विस बताएं जहाँ पे एकदम आपके अकाउंट में आकर ठग करके 60 करोड़ रुपए गिरते हों। कोई है? कोई दुनिया में है ऐसी सर्विस? कोई
अमेरिका के सदर के अकाउंट में कभी आके ठक करके 60 करोड़ गिरते हैं, बरतानिया के वजीर आजम के अकाउंट में आके कभी ठक करके 60 करोड़ गिरते हैं, यहाँ पे गिरते हैं, ये प्लॉट मिलता है 50-60 करोड़ का। लेकिन चले उसको भी छोड़िए, आप बताइए कि राहील शरीफ नॉन एक था ना, यानी एक नॉन कंट्रोवर्शियल जनरल था, लोगों के दिलों में उसकी बड़ी इज्जत भी थी, डोंट गो राहील शरीफ के पोस्टर्स भी लगे, और ओवरऑल वो एक पीआर उस वक्त आर्मी की बड़ी स्ट्रांग थी, हम सबको पता है, हम भी उसके बड़े फैन थे। अब आप बताएं कि रिटायरमेंट पे सिर्फ ये कमर्शियल प्लॉट्स के अलावा रिटायरमेंट पे कितने की लैंड मिली होगी? एज इट इज तो पता नहीं है, लेकिन कोई अंदाजा, किसी जजीरे की बात होती है, लोग सोशल मीडिया पर अंदाजा आप लगा लें भाईजान, 1 अरब 35 करोड़ रुपए बॉर्डरलैंड एरिया। और जब उनसे पूछा कि ये आपने कैसे दी, तो DGISPR जो उस वक्त के थे वो आए, उन्होंने कहा इट हैज़ बीन डन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब से मैं 12 या 13 साल का था, और मुझे शौक़ था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने का, और मैंने आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस ही की है पूरी ज़िंदगी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा है और उसी पे लिखा है। मेरी दरख्वास्त है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी ले आए, मेरी गाड़ी में भी पड़ी है, कोई एक शिक दिखा दें जो इससे डील करती हो। बट 1 अरब 35 करोड़ रुपए ये एक ट्रांजैक्शन है भाई, ये कमर्शियल प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्लॉट्स और बाकी जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये निकाल के की मैं बात कर रहा हूँ। और ये द न्यूज़ में छपी हुई खबर है, आप कहेंगे मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप ज़रा दिखा भी दीजिएगा अपने लोगों को। तो भाई जब ये जब इस तरह से लोगों के पास आएंगे पैसे, बलूचिस्तान के आप बेसिकली उसकी पीठ पे रखकर आप स्मगलिंग कर पैसे कमाएंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि बलूचिस्तान डेवलप हो? वो कभी डेवलप नहीं हो सकता। और देखिए ना, कुछ अरसा पहले तक तो हमें ये लगता था कि यार ये देखो ना, बलूचिस्तान में लोग उठा लेते हैं तो भाई दहशतगर्द होंगे ना, उठाते हैं, ऐसे थोड़ी कोई किसी को जाके उठा लेता है। अब जब हमें पता लगा है कि लोग किस तरह उठते हैं, किस तरह उनके ऊपर तशद्दुद होता है, किस तरह उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई जाती हैं कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ, किस तरह उनसे पार्टियाँ छुड़वाई जाती हैं, किस तरह पार्टियों में शमूलियत कराई जाती है। वो इमरान इस्माइल की और वो फवाद चौधरी की शक्लें देखें जब तरीके इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, किस तरह उनसे ज्वाइन कराई जाती हैं। तो अब पता लगता है कि यार इस सूबे के लोगों के साथ हमने किया क्या है और अभी भी हम क्या कर रहे हैं। मैं तो उनके लोगों को बड़ा, यानी मैं कहता हूँ बलूचिस्तान के लोगों को आप बाकी मुल्क से कंपेयर ना करें। उन्होंने जो कुछ बेचारों ने फेस कर लिया है, ना पानी ना बिजली, सुई जहाँ से गैस निकलती है पूरे मुल्क में लाहौर तक पहुँची हुई है, वहाँ पे नहीं है। यानी ये आप देखें ना, और ये भी आपका जो पानी था, यानी अब आप बताएं कि कराची में ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है, 3-4 दिन पानी नहीं आया लोगों के घर में, पानी नहीं था लोगों को देने का। और आप कह रहे हैं कि वो दरिया सिंधु जो पूरे कराची तक आता है और पानी देता है, वो हम पंजाब में रोक के और चोलिस्तान में हम देंगे जहाँ ना आबादी है ना कुछ हो, बस यहाँ हमने करना है। क्यों जी? यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग है, और कॉर्पोरेट फार्मिंग में क्या होगा जी कि वो SIFC का एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे पाकिस्तान की जो फौज है वो यहाँ पे लोगों को लीज करेगी ज़मीन, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, 100 साल की लीज या 10 साल की लीज देंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, पैसे ही पैसा होगा, मौजा ही मौजा होंगी। सिंध का हारी जो है वो बेचारा मारा जाएगा। और ये कराची वाले बीच में कुछ बोले नहीं, मैं बड़ा परेशान हूँ। यानी ये MQM बड़ा वो शहर की बनती है, तो भाई ये पानी आप तक भी आता है, आपके घर भी आता है, आप बाथरूम जाके बैठे रहेंगे, पानी नहीं होगा, बाहर नहीं निकल सकेंगे। और उसके बाद ये जो आपका डेल्टा है, ये आपको पता नहीं है कि आपका डेल्टा किस जो जगह तक सुखर गया है। ये जो इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं वो पढ़ें तो सही, आपको पता तो लगे कि डेल्टा में जब तक प्रेशर नहीं आएगा, समंदर उस ज़मीन के ऊपर जो है वो आई जाती है, और वो ज़मीन के ऊपर आई जा रही है। बाकी जो लैंड है वो रिक्लेम करके इमार को दे दो, रिक्लेम करके अली हसन बरोई को दे दो, रिक्लेम करके लैंड माफिया को दे दो। बस ये इस मुल्क में चल रहा है, और तभी वो गरीब तर हो रहा है, अमीर तर हो रहा है। और ये कॉरपोरेट फार्मिंग जो है ये उसी का एक मिलता जुलता जो है वो उसके ऊपर एक इसका है जी कनेक्शन है, बिल्कुल सीधा सीधा है। और ये तमाम चीज़ों का उसके साथ एक कनेक्शन है कि दीज आर बिजनेस इंटरेस्ट, कमर्शियल इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। बिल्कुल। अच्छा सर, इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि बबरलो के धरने में वकला के किरदार को आप किस तरह देखते हैं, और आप क्या समझते हैं कि कॉरपोरेट फार्मिंग पर भी डट जाना चाहिए था, धरने को एक्सटेंड करना चाहिए था, या ठीक डिसीजन लिया? देखिए शहबाज, मेरे पास सिर्फ 2 हाथ हैं, काश मेरे पास 100 हाथ होते तो मैं 100 हाथों से सलूट करता है। 2 हैं तो मैं 2 हाथों से सलूट कर रहा हूँ। जो वकला ने सिंध के बाशऊर
वकला ने वहाँ पर जो रोल प्ले किया है, पीपल्स पार्टी जैसी करप्ट जमात को पीछे हटना पड़ा, इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ा, वफाकी हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। भाई ये कोई और करके दिखाए, ये तो सिर्फ और सिर्फ वकील ही कर सकता था और यंग वकील ही कर सकता था। और मैं थोड़ा सा इस चीज़ को रिग्रेट करता भी हूँ कि मैं मुल्क में नहीं था, मैं जाके ज्वाइन नहीं कर सका। काश मैं मुल्क में होता तो मैं जाके ज़रूर अपने भाइयों में बैठता। और वहाँ पे जितनी गर्मी थी, वहाँ पर बैठना आसान काम नहीं था। मैं आमिर नवाज़ को, रहमान कुरैशी को, सारी लीडरशिप को, जितने लोग वहाँ पे बैठे थे, जितने मेरे भाई वहाँ बैठे थे, मैं सबको दिल की गहराइयों से अकीदत पेश करता हूँ, तो जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने सिंध की लाइफ लाइन बचाई है। अगर ये आप ना करते तो पीपल्स पार्टी तो बेच चुकी थी, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। सिंध में उसके बाद जो होना था, वो जो कहर थर में आता है, वही कहर सिंध में आना था। इनको क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और साथ साथ सर मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि यंग वकला जो हैं वो आते ही जब प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपको, आपका एंड में। और साथ साथ उसके बाद में एक सेगमेंट है हमारा, कुछ शख्सियात के नाम लेंगे हम, आपको कोई कमेंट या एडवाइस उनके लिए देनी है, लेकिन उससे पहले कोई मैसेज यंग वकला के लिए। देखिए, बड़ी सिंपल बात है, 2 चीज़ों को आदत बना लें। मैंने बनाई और मुझे आज तक हेल्प करती है। एक तो नंबर 1, लेटेस्ट जजमेंट ज़रूर पढ़ें। अच्छा, हमारे वक्तों में तो वेबसाइट पे इस तरह अपलोड भी नहीं होती थी। जब हमने शुरू किया था हमें लॉ जर्नल्स खरीदने पड़ते थे, वो एक आधी आ जाती थी वेबसाइट के ऊपर, बाकी वो लॉ जर्नल्स में आती थी। अब तो वेबसाइट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पे आती हैं। एक तो नंबर 1 ये अपनी आदत बना लें, जिस दिन रोज़ सुबह उठें सबसे पहले जाके देखें कौन सी नई जजमेंट आई है। और यार आधा पौना घंटा लगता है, आप एक दफ़ा जजमेंट पढ़ना सीख जाए, यूँ आप पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। आपने सारी जजमेंट्स पढ़नी है। एक तो उससे आप हमेशा अपडेट रहते हैं, आपको पता लग रहा होता है कि ये कहानी चल क्या रही है, राइट। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। क्रिकेट मैच चल रहा है जी, बीच में एकदम आपको भेज दिया फील्डिंग साइड से। अब पहले तो आप परेशान होंगे, यार कितनी बॉलें हैं, कितने रन हैं, क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन 3 ओवर बाद आप सारी गेम समझ जाएंगे। उसके लिए आपको वो हिस्ट्री नहीं समझनी पड़ेगी, वो जिस तरह गेम डेवलप हो रही होगी आप उसको उसके अंदर लिव करते हुए समझ जाएंगे। तो जब आप ये पढ़ते रहेंगे जजमेंट्स, तो आप वो इन द गेम आ जाएंगे और आपको पता होगा कि इस वक्त कहानी चल क्या रही है और किस जज का क्या माइंड है और किस तरह से उसको अप्रोच करना है, किसके पास क्या चीज़ लेके जानी है, किसके पास क्या चीज़ लेकर नहीं जानी। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 इज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम फॉर अ यंग लॉयर इज़, एंड आई से दिस विद सिंपैथी, क्योंकि कई वक्त ऐसे आए। शहबाज, मेरा एक दोस्त है शान अहमद, वो लियाकत मर्चेंट पे पार्टनर है माशाल्लाह। हम आज वो कई बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 13-14 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। कई दफ़ा हम रात में बैठते थे, हम ये फैसला करके उठते थे यार बस लिटिगेशन ख़त्म, आज के बाद नहीं करनी। वो इतना काम इतना काम इतना काम, और हम बस लगे रहते थे। तो सेकंड ये है कि टाइम वेस्ट ना करें। आप कोर्ट रूम में बैठकर टाइम वेस्ट ना करें। आप गप्पे मार के बार रूम में तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करो। बार रूम में बैठना एक यंग वकील के लिए, ये मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, बार रूम में बैठना ऐसे है कि आप अपनी आने वाली प्रैक्टिस खराब कर देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी केसों की तैयारी करें, जो डिसीजंस आए हैं उनको पढ़ें, स्टैचूट्स को पढ़ें, आर्टिकल्स को पढ़ें, और अपना टाइम जो प्रोफेशन, देखें ना, प्रोफेशन को एक हद तक बंदा टाइम दे सकता है ना। आपके पास 24 घंटे हैं टोटल। उसमें ये अंग्रेज़ ने ये डिवाइड किया है, जो पूरी दुनिया में फिर एक चल पड़ा कि 8 घंटे काम, 8 घंटे लेजर, 8 घंटे रेस्ट। 8 घंटे आपने सोने के निकाल दिए, पीछे 8 घंटे काम के रह गए और 8 घंटे लेजर के रह गए। तो वो भी आपको 8-8 घंटे पूरे मिलने नहीं है, क्योंकि लेजर में खाना भी आना है, पीना भी आना है, शॉवर लेना भी आना है, बाकी लाइफ की नेसेसिटीज़ भी आनी है। किसी ने कोई जाके दही लेके आना है, किसी ने कोई काम करना है, किसी ने जाके कोई शॉपिंग करनी है, जूते साफ करने हैं, सारा कुछ लेजर में आ जाता है। वो 8 घंटे अलग। ये जो बाकी 8 घंटे हैं ना, ये बड़े वैल्यूएबल है। ये 8 घंटे अगर 2 घंटे वेस्ट कर दोगे कोर्ट में बैठकर, गेम खराब है। कोर्ट में सिर्फ वो केस देखो जिस केस पे काम किया हुआ है या जिस केस की फाइल पड़ी हुई है, फिर तो मजा आएगा, पता भी लगेगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, पेज नंबर क्या है। क्या वैसे तो पता नहीं लगता, आपके पास तो फाइल नहीं होती, फाइल के बगैर आप केस तो नहीं चला सकते, आप केस समझ भी नहीं सकते। सो डोंट वेस्ट योर टाइम,
स्पेशली नॉट इन द बार रूम। वो जो 8 घंटे हैं, वो 8 घंटे बेशक 4-4 घंटे डिवाइड करके रखें, 4 घंटे कोर्ट के और 4 घंटे घर के, बट वो 8 घंटे आप पूरा सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को और लिखाई को दें, और लिखें ज़रूर। बेशक ऐसे ही अपनी थॉट्स, लीगल थॉट्स को रैम्बल करें, लेकिन लिखें ज़रूर। उससे ये होगा कि जब आप 6 महीने 1 साल ये करते रहेंगे तो आपकी ड्राफ्टिंग की फिर एक स्पीड, एक ऐसा टाइम आपके पास ड्राफ्टिंग की स्पीड का आएगा कि वो पिटिशन जो आप 4 घंटे में बनाते थे, वो 15-20 मिनट में बना के आप यूँ साइड पे फेंकेंगे, कल जाके फाइल करो, मैं दूसरी दफ़ा पढ़ भी नहीं रहा। वो आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको आपकी ड्राफ्टिंग के ऊपर। तो साथ साथ लिखना लाजमी है, जितना लिखते जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होता जाएगा। तो ये मेरी एडवाइस है। सॉरी मैंने ज़रा थोड़ी लंबी कर दी है, बट ये बिल्कुल ऑनेस्ट जो है मेरी, डीप मेरे दिल से आपको एडवाइस दी। बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत सारे नौजवान वो कल आपको सुनेंगे भी और इस पर अमल भी करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, जिसमें मैं कुछ नाम लूँगा और आपने उनको कोई एडवाइस देनी है या कोई भी कमेंट करना है उनके बारे में। काजी फायज ईसा साहब। The worst Chief Justice not only in Pakistan but in the entire world, a Chief Justice who destroyed his own Supreme Court for an extension that he did not ultimately get. अगर मैं उर्दू में इसको बड़ा समराइज करूं तो आस्तीन का सांप, जस्टिस या आफरीदी साहब। अब मेरे एक पश्तून दोस्त था, उन्होंने मुझे एक बात की थी, काश मैं वो दोहरा सकता, मैं वो दोहरा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको वो बात शो के बाद बताऊंगा। लेकिन हिस्ट्री विल रिमेंबर हिम एज एन अपॉर्चुनिस्ट। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। इनकॉम्पिटेंट। वाई डू आई से दिस? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अभी तक जजमेंट पढ़ी है आपने? कोई एक नहीं आई भाई, कब से बने हुए हैं यार भाई, 26वीं तरमीम 6 महीने होने को आ रहे हैं यार, कुछ तो लिखो, कोई तो फैसला करो। इनकॉम्पिटेंट। अली अहमद कुर्द साहब। ब्रेव। मैडम राबिया बाजवा साहिबा। द ब्रेवेस्ट। सरफराज मेहतलो साहब। हाँ, ये आप ना करें मेरे साथ, क्योंकि पहले भी वो देखिए, मैं पर्सनली बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे भाई की तरह। उनके जितने भी भाई हैं सब मेरे भाई हैं, और कोई हमारा पर्सनल आपस में नहीं है। मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ। मेरे ऊपर एक FIR हुई थी, मेरे साथ केस में खड़े भी हुए थे, हम भूलने वालों में से नहीं है। लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो जिस तरह 26वीं तरमीम के साथ खड़े हुए हैं और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ खड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कि पहली ड्यूटी मुल्क की है। तो अब चूँकि आपने कहा है कि लफ्ज़ बताएं, तो उसमें मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि माइल्डर देन रिक्वायर्ड। आमिर नवाज वड़ैच साहब। The next president of the Sindh High Court Bar Association and then the next president of the Supreme Court Bar Association. रहमान कुरैशी साहब। Friendly yet determined. थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, आपने बैरिस्टर अली ताहिर साहब की बहुत ही बोल्ड गुफ्तगू सुनी। इसी तरह अपनी फेवरेट शख्सियात से मिलने के लिए, उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए हमारी पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह एक और शख्सियत के साथ किसी और पॉडकास्ट में मुलाकात होती है।